बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। और इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था चंद्रमा, तारे, तारामंडल के बारे में। इसके अलावा सौर परिवार के 2 सदस्य बुध और शुक्र के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इस भाग में हम अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था बच्चों कि तारामंडल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं तारामंडल? विशेष आकृतियों वाले तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। और दूसरा प्रश्न था सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो कुल कितने ग्रह हैं बच्चों? सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, सौर परिवार के 2 सदस्य बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में हमने समझ लिया था। अब आगे के ग्रह में सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है बच्चों? जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी माता है। तो पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, यानी कि अभी तक पृथ्वी के अलावा और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं मिला है, यानी कि केवल पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन अभी संभव है। बच्चों, पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं हैं, जैसे कि पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी, सही ताप परिसर, इसके अलावा जल की उपस्थिति और उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन परत का आवरण। ये जो परिस्थितियां हैं, इसके कारण ही क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो कुछ इस तरह की नीली हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जल और भूमि से प्रकाश परावर्तित होता है और इसीलिए यह इस तरह से नीली हरी प्रतीत होती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव घूर्णन करती रहती है और इस घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई होती है और इस झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। बच्चों, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। कौन सा है? चंद्रमा, जिसे क्या कहते हैं हम? हमारा मामा कहते हैं। पृथ्वी घूर्णन किस प्रकार से करती है, किस तरह से इसमें झुकाव होता है? तो पृथ्वी का कक्षीय तल और विषुवतीय तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? इसका विषुवतीय तल है और ये पृथ्वी का कक्षीय तल है। तो इनके बीच में कितना कोण है? 23.5 डिग्री का कोण होता है। इससे क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का झुकाव होता है और क्योंकि पृथ्वी अब इस अक्ष पर झुकी हुई है तो इसी कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह है बच्चों मंगल। तो यह पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है और अंतरिक्ष से देखने पर यह इस तरह का लाल दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। बच्चों, इस मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए कई इस पर यान भेजे गए हैं। तो मंगलयान भारत के द्वारा भी भेजा गया है। बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत का पहला मंगल कक्षेत्र मिशन मंगलयान भेजा है। कब भेजा था? 5 नवंबर 2013 को और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। तो इस तरह का हमने भी क्या किया है, यहाँ पर एक मंगलयान भेजा है, भारत के द्वारा भेजा गया है इस मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह है बच्चों बृहस्पति। तो यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। कितना बड़ा ग्रह है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। इतना बड़ा ये बृहस्पति ग्रह होता है। बच्चों, इस बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी ये बहुत तेजी से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। बच्चों, इस बृहस्पति ग्रह के चारों ओर अनेक धुंधले वलय पाए जाते हैं और इसके बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। इस तरह से इसके चारों ओर बहुत सारे चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रह है बच्चों शनि ग्रह। तो इस तरह का ये हल्के पीले रंग का दिखाई देता है और इसके चारों ओर एक रमणीय वलय पाई जाती है जो इसे सौर परिवार के अन्य सदस्यों से अद्वितीय बनाती है, यानी कि सौर परिवार के और किसी भी ग्रह में इस तरह की कोई वलय नहीं पाई जाती है। ये जो शनि ग्रह होता है ये बहुत कम सघन होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है, जल के घनत्व से भी कम इसका घनत्व होता है। बच्चों, यदि हम कल्पना करें कि हमने क्या किया है, एक जल स्रोत के अंदर शनि ग्रह को डाल दिया है तो ये जल की सतह पर तैरता रहेगा, उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका घनत्व कैसा है, बहुत ही कम है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले ग्रह यूरेनस और नेपच्यून के बारे में।
तो ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं और शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। बच्चों, इसके घूर्णन अक्ष कैसा होता है? झुका हुआ होता है। इस तरह से झुका हुआ होता है, इसलिए जब ये गति करता है तो ये कक्षीय गति के दौरान अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये लुढ़क कर गति कर रहा है। बच्चों, जो ग्रह हैं उनमें से कुछ ग्रह सूर्य के अधिक समीप होते हैं जबकि कुछ ग्रह दूर स्थित होते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल ग्रह हैं, ये 4 ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य के अधिक निकट होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गई ग्रहों की बात। इसके अलावा सौर परिवार में कुछ अन्य पिंड भी सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में इस तरह से बहुत बड़ा अंतराल होता है जिसके अंदर क्या है? छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और ये पिंड भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पिंड क्या करते हैं? एक पट्टिका के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। कहाँ मिलेंगे ये? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सदस्य है बच्चों धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर इस तरह से परवलय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उनके अंदर एक चमकीला सिर होता है और एक लंबी पूंछ होती है और जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो इसकी पूंछ के आकार में वृद्धि होती जाती है। बच्चों, ये धूमकेतु निश्चित समय के अंतराल के बाद में दिखाई देते हैं। जैसे कि जो हेले का धूमकेतु है ये लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। बच्चों, धूमकेतु के विषय में हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास भी व्याप्त हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि ये धूमकेतु घोर विपत्ति जैसे कि बाढ़, महामारी, युद्ध आदि के समय प्रकट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्राकृतिक परिघटनाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उल्काएं तथा उल्का पिंड। तो कभी कभी आकाश में हमें इस तरह की चमकीली धारी दिखाई देती है, इसे हम शूटिंग स्टार अथवा टूटता तारा भी कहते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये उल्काएं होती है, वास्तव में तारा नहीं है। क्या है? ये उल्का होती है। छोटे छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और शीघ्र ही क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ उल्काएं आकार में बड़ी होती है तो ये पूर्णतः वाष्पित नहीं हो पाती है और पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी बच्चों जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड हमें दिखाई देते हैं, इसे क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि कहते हैं। यानी कि बहुत सारी उल्काएं झुंड में एक साथ दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि कहते हैं। तो ये हो गए बच्चों सौर परिवार के अन्य सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें बच्चों कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो कि प्रकृति में विद्यमान होते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि वे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। बच्चों, भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसके अलावा अन्य उपग्रह भी छोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना 1, एजुसेट आदि। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह के अलग अलग उपग्रह भारत के द्वारा छोड़े गए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, एजुसेट, इनसैट और IRS। अब इन कृत्रिम उपग्रहों का कार्य क्या होता है? क्या करते हैं बच्चों? ये कृत्रिम उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में सहायता करते हैं। इसमें इन कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी इन उपग्रहों का उपयोग होता है। तो इस तरह से कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं? हमारे लिए सहायता करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।